हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPSC 1 इंडिया एंड द वर्ल्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्कस द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन से मेन फैक्टर्स इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को शेप करते हैं। यानी हमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के डिटर्मिनेंट्स को एक्सप्लेन करना है, जैसे जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, विद एग्जांपल्स। आंसर। इंट्रोडक्शन। फॉरेन पॉलिसी का मतलब है एक देश की स्ट्रेटजी जो वो अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ रिलेशंस बनाने के लिए करता है। इंडिया जैसे बड़े और डाइवर्स देश के लिए इसके फॉरेन पॉलिसी पर कई फैक्टर्स का असर पड़ता है। डिटर्मिनेंट्स का मतलब है वो चीजें जो पॉलिसी के डायरेक्शन और प्रायोरिटीज डिसाइड करती है। जवाहरलाल नेहरू के टाइम से लेकर आज तक अलग अलग लीडर्स ने अपना इम्पैक्ट डाला, लेकिन कुछ कोर डिटर्मिनेंट्स लगभग सेम ही रहे हैं। मेन बॉडी। 1. जियोग्राफिकल और स्ट्रैटेजिक फैक्टर्स। इंडिया का साउथ एशिया में लोकेशन फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा फैक्टर है। चीन और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स और नेबरहुड कंट्रीज के साथ रिलेशंस हमेशा एक इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी रहे हैं। इंडियन ओशन में पोजीशन इंडिया को एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देती है, लेकिन यही पर एक्सटर्नल पावर्स का प्रेजेंस चैलेंज भी क्रिएट करता है। सिक्योरिटी कंसर्न्स जैसे टेररिज्म और बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स ने हमेशा इंडिया की पॉलिसीज को डिफेंस ओरिएंटेड बनाया है। 2. हिस्टोरिकल और कल्चरल फैक्टर्स। कॉलोनियल पास्ट ने इंडिया को सॉवरेनिटी और नॉन इंटरफेरेंस पर ज्यादा फोकस करने के लिए इंस्पायर किया। कल्चरल और सिविलाइजेशनल लिंकेजेस साउथ एशिया और वेस्ट एशिया के कंट्रीज के साथ रिलेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। कोल्ड वॉर के दौरान नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी एक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की डिजायर का रिजल्ट थी। 3. इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को इंश्योर करना इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का कोर ऑब्जेक्टिव है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए वेस्ट एशिया, ट्रेड के लिए एशियन और अफ्रीका, और FDI अट्रैक्ट करना इसके एग्जाम्पल्स है। ग्लोबलाइजेशन के बाद इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को और स्ट्रांग बनाया, जैसे लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इकोनॉमिक कोऑपरेशन अब सिर्फ ट्रेड तक लिमिटेड नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट तक एक्सपेंड हो गया है। 4. डोमेस्टिक पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और लीडर्स की आइडियोलॉजी फॉरेन पॉलिसी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है। नेहरू का पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और इंदिरा गांधी का असर्टिव अप्रोच इसका एग्जाम्पल है। इंडिया डेमोक्रेसी के मॉडल को अपनी फॉरेन पॉलिसी में प्रोजेक्ट करता है, जहां पीस और ह्यूमन राइट्स की वैल्यूज को एम्फसाइज किया जाता है। पब्लिक ओपिनियन, मीडिया और डायस्पोरल लॉबी भी इनडायरेक्टली फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस पर इफेक्ट करते हैं। 5. सिक्योरिटी और डिफेंस कंसिडरेशंस। नेशनल सिक्योरिटी एक परमानेंट डिटर्मिनेंट है। टेररिज्म, इंसर्जेंसी और क्रॉस बॉर्डर इश्यूज को टैकल करना हमेशा जरूरी रहा है। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी, जो क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंस पर बेस्ड है, एक क्लियर एग्जाम्पल है कि सिक्योरिटी किस तरह से पॉलिसी को शेप करती है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जैसे इंस्टीट्यूशंस फॉरेन पॉलिसी को सिक्योरिटी ओरिएंटेड बनाने में मददगार है। 6. इंटरनेशनल एनवायरनमेंट और ग्लोबल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल सिस्टम का एनवायरनमेंट भी इंडिया के डिसीजंस को शेप करता है। कोल्ड वॉर, US चाइना राइवलरी और UN, WTO, ब्रिक्स जैसे इंस्टीट्यूशंस इंडिया के पॉलिसी ऑप्शंस को इम्पैक्ट करते हैं। नए ग्लोबल चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल टेररिज्म और पैंडेमिक्स ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को और ब्रॉडन कर दिया है। कंक्लूजन। आखिर में, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है जो जियोग्राफिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, पॉलिटिकल और इंटरनेशनल फैक्टर्स से बनती है। हर जमाने के हिसाब से प्रायोरिटीज चेंज होती रही है, लेकिन कोर डिटर्मिनेंट्स लगभग कांस्टेंट रहे हैं। इन डिटर्मिनेंट्स को समझने से हमें क्लियर होता है कि इंडिया अपने इंटरनेशनल इश्यूज पर पर्टिकुलर स्टैंड क्यों लेता है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Explain the importance of the National Security Council. Assess its working. Question explanation.
इस क्वेश्चन में हमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल (NSC) का रोल और उसकी इंपॉर्टेंस समझने हैं। साथ ही हमें यह भी एसेस करना है कि NSC ने अपने काम में कितनी इफेक्टिवनेस दिखाई है, उसके अचीवमेंट्स और लिमिटेशंस दोनों कवर करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी NSC भारत का सबसे बड़ा बॉडी है जो प्राइम मिनिस्टर को नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक मैटर्स पर एडवाइस करता है। इसका गठन 1999 में कारगिल वॉर के बाद हुआ था, जब एक इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम की जरूरत महसूस हुई। NSC डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल सिक्योरिटी को एक साथ कोऑर्डिनेट करता है। लेकिन इसका काम कितना इफेक्टिव रहा है, इस पर स्कॉलर्स के अलग अलग व्यूज हैं। मेन बॉडी। 1. बैकग्राउंड और स्ट्रक्चर ऑफ NSC। NSC का गठन नवंबर 1998 में किया गया था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इसका हेड है। इसके 3 मेन बॉडीज हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड (NSAB) एक्सपर्ट्स और रिटायर्ड ऑफिसर्स की एडवाइस देता है। जॉइंट इंटेलिजेंस कमिटी (JIC) अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज के रिपोर्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है। NSC सेक्रेटेरिएट इम्प्लीमेंटेशन और कोऑर्डिनेशन का काम करता है। इस तरह NSC एक कॉम्प्रहेंसिव प्लेटफॉर्म बनाता है जो डिफेंस, डिप्लोमेसी, इकोनॉमी और इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करता है। 2. इंपॉर्टेंस ऑफ NSC इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी अप्रोच। भारत को ट्रेडिशनल बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स और नॉन ट्रेडिशनल टेररिज्म, साइबर थ्रेट्स दोनों चैलेंजेस होते हैं। NSC इन सबको एक साथ एड्रेस करता है। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन। पहले अलग अलग मिनिस्ट्रीज अपने अपने हिसाब से काम करती थी, अब NSC एक कॉमन प्लेटफॉर्म देता है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, मैरिटाइम सिक्योरिटी और स्पेस पॉलिसी जैसी चीजें यही डिस्कस होती हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट। कारगिल वॉर, 2001 पार्लियामेंट अटैक और 26/11 अटैक्स जैसे सिचुएशंस में NSC ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लिंकिंग इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और फॉरेन पॉलिसी के बीच कोऑर्डिनेशन बनाता है। 3. स्ट्रेंथ्स ऑफ NSC वर्किंग। फॉर्मल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। सिक्योरिटी प्लानिंग अब एड हॉक नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के थ्रू होता है। एक्सपर्ट इन्वॉल्वमेंट। NSAB के जरिए रिटायर्ड डिप्लोमैट्स, साइंटिस्ट्स और स्कॉलर्स का इनपुट मिलता है। फोकस ऑन न्यू थ्रेट्स। आजकल साइबर और क्लाइमेट रिस्क्स पर भी काम हो रहा है। हाई लेवल डिसीजंस। प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, इस वजह से पॉलिसी को पॉलिटिकल बैकिंग मिलती है। 4. लिमिटेशंस एंड क्रिटिसिज्म्स। ट्रांसपेरेंसी की कमी। कॉन्फिडेंशियल काम होने की वजह से अकाउंटेबिलिटी कम है। इम्प्लीमेंटेशन वीकनेस। NSAB की रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होती, इसलिए फॉलोअप वीक होता है। सेंट्रलाइजेशन। PMO पर ज्यादा डिपेंडेंस है, जो ऑटोनॉमी को कम करता है। कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स। एजेंसीज के बीच टर्फ वॉर्स अभी भी होते हैं। रिएक्टिव नेचर। अक्सर क्राइसिस के बाद रिएक्ट करता है, प्रोएक्टिव प्लानिंग की कमी है। 5. रीसेंट डेवलपमेंट्स। NSC सेक्रेटेरिएट स्ट्रॉन्गर हुआ है, अब एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स ज्यादा इंक्लूड किए जा रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी और AI पर फोकस। स्पेशल टास्क फोर्सेस बनाई गई है। ग्लोबल कोऑपरेशन, क्वाड और इंडो पैसिफिक जैसे इश्यूज पर NSC ने इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए। लेकिन अभी भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिससे NSC को ज्यादा अथॉरिटी मिले। कंक्लूजन। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इंडिया का एक कॉ सिक्योरिटी बॉडी है जो लॉन्ग टर्म और होलिस्टिक अप्रोच देता है। यह डिफेंस, डिप्लोमेसी और इकोनॉमी को एक साथ जोड़ता है। अचीवमेंट्स के बावजूद ट्रांसपेरेंसी की कमी और कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स इसकी वीकनेसेस है। फ्यूचर में अगर इसको और स्ट्रांग और प्रोएक्टिव बनाया जाए, तो NSC भारत के लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Discuss the main achievements of India's foreign policy during the Indira Gandhi tenure. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें इंदिरा गांधी के समय की फॉरेन पॉलिसी के अचीवमेंट्स बताने हैं। हमें उनके मेजर डिप्लोमैटिक स्टेप्स, बांग्लादेश वॉर, USSR के साथ रिलेशंस, नॉन अलाइंड मूवमेंट और न्यूक्लियर पॉलिसी को एक्सप्लेन करना है। बेसिकली उन्होंने इंडिया को एक स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट ग्लोबल लीडर बनाया, ये सब डिस्कस करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंदिरा गांधी इंडिया की पहली और अब तक की अकेली महिला प्राइम मिनिस्टर रही, जिन्होंने 1966 से 1984 तक ज्यादा समय तक देश को लीड किया। उनके टाइम पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक नया कॉन्फिडेंस आया।
उन्होंने प्रैग्मेटिज्म के साथ बोल्ड डिसीजंस लिए और इंडिया को एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग लीडर के रूप में दुनिया के सामने रखा। इस आंसर में हम उनके समय की फॉरेन पॉलिसी के मुख्य अचीवमेंट्स देखेंगे। मेन बॉडी 1. 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर और इंडो सोवियत ट्रीटी। इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी 1971 का बांग्लादेश क्राइसिस हैंडल करना। ईस्ट पाकिस्तान के लिबरेशन स्ट्रगल को सपोर्ट करते हुए इंडिया ने एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का सॉल्यूशन निकला। इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन अगस्त 1971 ने इंडिया को डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सपोर्ट दिया। रिजल्ट ये हुआ कि यूएस और चीन इंटरफेयर नहीं कर पाए और बांग्लादेश का जन्म हुआ। इंडिया की इमेज एक रीजनल पावर के रूप में उभार कर आए। 2. नॉन अलाइंड मूवमेंट (NAM) को मजबूत बनाना। इंदिरा गांधी ने NAM को एक नए डायमेंशन दिया। उनके लिए NAM सिर्फ न्यूट्रलिटी नहीं था, बल्कि एक एक्टिव रोल था ग्लोबल पीस और डेवलपमेंट में। 1983 में दिल्ली में हुआ NAM समिट उनकी लीडरशिप का सबूत था। उन्होंने इंडिया को यूएस और यूएसएसआर के बीच एक बैलेंस पोजीशन पर रखा और अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया। 3. यूएसएसआर के साथ मजबूत रिलेशंस। इंदिरा के टाइम पर इंडो सोवियत रिलेशंस अपने पीक पर थे। यूएसएसआर ने इंडिया को डिफेंस और टेक्नोलॉजी में मदद की और यूएन में इंडिया की तरफ से स्टैंड लिया। 1971 वॉर के टाइम सोवियत वीटो ने इंडिया को बहुत फायदा पहुंचाया। मिलिट्री और इकोनॉमिक कोऑपरेशन की वजह से इंडिया की स्ट्रेंथ और क्रेडिबिलिटी बढ़ी। 4. न्यूक्लियर पॉलिसी और पोखरण टेस्ट 1974 में पोखरण टेस्ट एक हिस्टोरिक मोमेंट था इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए। ये एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बोला गया, जो इंडिया की सॉवरेन डिसीजन मेकिंग को दिखाता था। इससे दुनिया को मैसेज मिला कि इंडिया एडवांस टेक्नोलॉजी में कैपेबल है और किसी सुपरपावर के प्रेशर में नहीं है। हाँ, कुछ सैंक्शंस लगे, पर इंडिया की इंटरनेशनल इमेज स्ट्रांग हुई। 5. रीजनल और ग्लोबल एंगेजमेंट। इंदिरा गांधी ने सिर्फ सुपरपावर्स पे फोकस नहीं किया, बल्कि साउथ एशिया और डेवलपिंग नेशंस के साथ रिलेशन स्ट्रांग बनाए। अफ्रीका, वेस्ट एशिया और एशियन कंट्रीज के साथ टाइज इंप्रूव किए। साउथ साउथ कोऑपरेशन को प्रमोट किया, जहां डेवलपिंग कंट्रीज एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। 1971 वॉर के टाइम यूएस का पाकिस्तान के साथ टिल्ट भी उन्होंने स्ट्रांग डिप्लोमेसी से हैंडल किया। कंक्लूजन: इंदिरा गांधी के टाइम पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एक नए लेवल पर पहुंची। बांग्लादेश बनाने से लेकर NAM को मजबूत करना, यूएसएसआर के साथ क्लोज टाइज और न्यूक्लियर टेस्ट, इन सब अचीवमेंट्स ने इंडिया को एक स्ट्रांग और रिस्पेक्टेड देश बनाया। उनके बोल्ड और विजनरी डिसीजंस ने इंडिया की ग्लोबल इमेज को अपलिफ्ट किया। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Explain the significance of the European Union for India's foreign relations. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि यूरोपियन यूनियन (EU) इंडिया की फॉरेन रिलेशंस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। हमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक और कल्चरल एंगल से समझना होगा। साथ ही ये भी एक्सप्लेन करना होगा कि इंडिया को EU से क्या फायदा है और दोनों का कोऑपरेशन कैसे ग्लोबल लेवल पे स्ट्रांग हो रहा है। आंसर। इंट्रोडक्शन। यूरोपियन यूनियन (EU) एक पावरफुल रीजनल ब्लॉक है जिसका वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है। इंडिया के लिए EU एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है, जहां से ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और एनर्जी कोऑपरेशन मिलता है। मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंडिया के लिए EU के साथ रिलेशन मेंटेन करना जरूरी है ताकि बैलेंस यूएस और चीन जैसे पावर्स के साथ बनाया जा सके। इस आंसर में हम इकोनॉमिक टाइज, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक रिलेशन, सोशियो कल्चरल डायमेंशंस और ग्लोबल चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। EU इंडिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है। इंडिया EU को फार्मास्यूटिकल्स, IT सर्विसेज और टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट करता है, जबकि EU से इंडिया मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स और हाई एंड टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करता है। दोनों तरफ से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) या ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट (BTIA) पे नेगोशिएशंस चल रहे हैं, जो दोनों इकोनॉमीज के लिए बहुत फायदेमंद होगा। EU से आने वाला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) भी इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करता है, स्पेशली ऑटोमोबाइल्स, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में। क्लाइमेट चेंज और ग्रीन टेक्नोलॉजीज में भी दोनों के बीच कोलैबोरेशन स्ट्रांग हो रहा है। 2. पॉलिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस।
ईयू मिलिट्री पावर के तौर पे तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन डिप्लोमैटिक इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। इंटरनेशनल फोरम्स पर ईयू की एक कलेक्टिव वॉइस होती है जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस को इम्पैक्ट करती है। इंडिया और ईयू ग्लोबल इश्यूज जैसे क्लाइमेट चेंज, डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म्स और यूएन रिफॉर्म्स पर एक साथ काम करते हैं। ईयू इंडिया के राइट्स को सपोर्ट करता है और इंडिया ईयू को एक काउंटरबैलेंस के रूप में देखता है अगेंस्ट चीन और यूएस डोमिनेंस। हर साल होने वाले इंडिया ईयू समिट्स में सिक्योरिटी कोऑपरेशन, टेररिज्म और गवर्नेंस रिफॉर्म्स डिस्कस किए जाते हैं। 3. सोशियो कल्चरल एंड एजुकेशनल डायमेंशंस। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स ईयू कंट्रीज जैसे जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड्स में हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। कल्चरल एक्सचेंजेस और इवेंट्स दोनों रीजन्स के बीच अंडरस्टैंडिंग को डीपन करते हैं। यूरोप में सेटल्ड इंडियन डायस्पोरा दोनों तरफ गुडविल और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बनाता है। 4. ग्लोबल एंड स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस। टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज पर दोनों का कोऑपरेशन क्रूशियल है। मैरिटाइम सिक्योरिटी, स्पेशली इंडियन ओशन में, दोनों के लिए कॉमन कंसर्न है क्योंकि ट्रेड रूट्स यहीं से गुजरते हैं। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं जैसे डब्ल्यूटीओ पर अलग अलग व्यूज, ह्यूमन राइट्स इश्यूज पर डिसएग्रीमेंट्स और एफटीए नेगोशिएशंस का डिले। फिर भी दोनों साइड्स समझते हैं कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट कोऑपरेशन स्ट्रेंथन करने में है। कंक्लूजन। यूरोपियन यूनियन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। ये इंडिया को ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का फायदा देता है। चैलेंजेस होने के बावजूद दोनों का लॉन्ग टर्म गोल पीस, प्रॉस्पेरिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करना है। अगर इंडिया ईयू रिलेशंस और स्ट्रांग बनते हैं तो इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई करके एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में और पावरफुल बन सकता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 5. Write notes on the following. A. India-Japan relations. B. Indo-US relations. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 important bilateral relations explain करने हैं। पहला है इंडिया जापान के संबंध जिसमें हमें उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन लिखना है। दूसरा है इंडो यूएस रिलेशंस जिसमें हमें उनका कोल्ड वॉर के दौरान और आज के समय का इवोल्यूशन समझाकर उनके मेजर एरियाज ऑफ पार्टनरशिप और चैलेंजेस कवर करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडिया की फॉरेन रिलेशंस हमेशा हिस्टोरिकल और स्ट्रैटेजिक फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती रही है। जापान और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों के साथ भारत के रिलेशंस काफी इंपॉर्टेंट है। जापान के साथ टाइज डेमोक्रेसी, कल्चर और इकोनॉमी पर बेस्ड है, जबकि यूएस के साथ रिलेशंस कोल्ड वॉर के सस्पिशन से लेके 21 सेंचुरी के स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक इवॉल्व हुए हैं। दोनों हाई पार्टनरशिप्स इंडिया के लिए ग्लोबल इमेज, रीजनल पीस और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्रूशियल है। मेन बॉडी। ए. इंडिया जापान रिलेशंस। 1. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इंडिया और जापान के बीच बुद्धिस्ट और कल्चरल टाइज प्राचीन समय से रहे हैं। 1952 में डिप्लोमैटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए। जापान ने इंडिया को पहले ही डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड किया था। 2. इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जापान इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक है। डीएमआईसी और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स जैसे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स में मदद करता है। सोनी, होंडा, टोयोटा जैसे जापानीज ब्रांड्स इंडिया में पॉपुलर है। इंडिया को टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट मिलती है और जापान को एक बड़ा मार्केट। 3. स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन। दोनों क्वाड के मेंबर्स हैं यूएस और ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो इंडो पैसिफिक के स्टेबिलिटी के लिए काम करता है। मिलिट्री एक्सरसाइजेस जैसे JIMEX जॉइंटली करते हैं। चीन के राइट्स को देखते हुए दोनों कंट्रीज ने डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाया है। 4. चैलेंजेस। ट्रेड इम्बैलेंस ज्यादा जापान के फेवर में है। इंडियन ब्यूरोक्रेसी कभी कभी जापानीज इन्वेस्टमेंट स्लो कर देती है, लेकिन रिलेशन ओवरऑल पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। बी. इंडो यूएस रिलेशंस। 1. कोल्ड वॉर पीरियड। कोल्ड वॉर के दौरान रिलेशंस टेंस रहे क्योंकि इंडिया नॉन अलाइनमेंट फॉलो करता था और यूएस पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के वक्त यूएस ने पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मिसट्रस्ट और बढ़ा। 2. पोस्ट कोल्ड वॉर ट्रांसफॉर्मेशन। 1991 के बाद इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से इंडो यूएस ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगे। 2005 का सिविल न्यूक्लियर डील एक टर्निंग पॉइंट था जिसमें इंडिया को रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के रूप में माना गया। 3.
स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स जैसे LEMOA 2016 और कॉमकासा 2018 साइन हुए। जॉइंट एक्सरसाइजेस जैसे युद्ध अभ्यास रेगुलरली होते हैं। दोनों कंट्रीज टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी और चीन के इश्यू पर एक साथ है। 4. इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप, यूएस इंडिया का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, स्पेशली IT और सर्विसेज सेक्टर में। स्पेस रिसर्च, NASAISRO और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में कोलैबोरेशन। इंडियन डायस्पोरा यूएस में काफी स्ट्रांग है, जो रिलेशंस को और स्ट्रेंथन करता है। 5. चैलेंजेस, ट्रेड डिस्प्यूट्स और वीजा पॉलिसीज कभी कभी प्रॉब्लम बन जाती है। क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट्स और ह्यूमन राइट्स इश्यूज पर भी डिफरेंसेस होते हैं। फिर भी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में कंटिन्यू रही है। कंक्लूजन, इंडिया के जापान और यूएस के साथ रिलेशंस उसकी फॉरेन पॉलिसी के बैकबोन जैसे है। जापान इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल पार्टनर है, जबकि यूएस डिफेंस, स्ट्रेटजी और ग्लोबल पॉलिटिक्स में स्ट्रॉन्ग एलाई है। दोनों रिलेशंस ने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, लेकिन अब वो मैच्योर और स्टेबल बन चुके हैं। फ्यूचर में इंडिया को इन पार्टनरशिप्स को बैलेंस करके अपनी ग्रोथ और सिक्योरिटी एंश्योर करनी होगी। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।